नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब सिर्फ सैंक्शन की बात नहीं की है। अमेरिका ने सीधे सीधे ईरान की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन अमेरिका की बात मुझे वो भी समझ में नहीं आती है कि एक तरफ अमेरिका कहता है कि हम इन्वेड करेंगे ईरान को, अपनी फुट सोल्जर भेजेंगे ईरान में, और दूसरी तरफ कल मार्को रूबियो बोलते हैं कि नहीं, हमारा ग्राउंड इन्वेजन करने का कोई प्लान नहीं है। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोल लिया है और अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कब्जे में है, और उसके बाद वो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उसको भेजते हैं ईरान की जाइए और हमारी तरफ से बात कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे बात करने को तैयार हो अमेरिका के साथ ईरान। अब ये देखिए क्या कंडीशन आ गई है। अमेरिका रिक्वेस्ट करवा रहा है पाकिस्तान से ईरान को कि ईरान से कहिए कि हमसे बात करने को तैयार हो। लेकिन मेरा ये जो आज का वीडियो है ये है जो एक्चुअल में इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का फैसला किया है जो अमेरिका ने, और इस पूरे जो एक ऑपरेशन है इसका नाम रखा है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उनका मानना है कि सिर्फ कुछ ईरानियन कंपनीज को ब्लैकलिस्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा मकसद है ईरान की उन इकोनॉमिक लाइफ लाइन्स को काट देना जिसके सारे उनकी इकोनॉमी और रिजीम अब तक चलती रही है। सुन रहे दोस्तों, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार निशाना सिर्फ ईरान नहीं है। जिस देश की कंपनी, बैंक, शिपिंग नेटवर्क या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ईरान के साथ बिजनेस करेंगे, उनके सामने भी यही सवाल होगा कि साहब आप एक चीज डिसाइड कीजिए, ईरान को या अमेरिका को। यानी ये सिर्फ ईरान पर सैंक्शंस नहीं है, ये ईरान के साथ खड़े होने की कीमत तय करने की कोशिश भी कर रहा है अमेरिका। और यहां से असली सवाल शुरू होता है दोस्तों, क्या अमेरिका सच में ईरान को इकोनॉमिक कोलैप्स कर सकता है? क्या चाइना, जो ईरान का सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है, अमेरिकी प्रेशर के सामने पीछे हटेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का संकट और लंबा चलता है तो इसका असर भारत के ऑयल बिल, पेट्रोल, डीजल प्राइसेस और हमारी इकोनॉमी पे कितना पड़ेगा? और भारत इस पूरे संकट से खुद को बचाने के लिए आज के दिन क्या कर रहा है? आज हम इसी पूरी चेन को ठीक से समझेंगे दोस्तों। अमेरिका के ऑपरेशन इकोनॉमिक बस्ट से लेकर आप ये देखिए ईरान की कमजोर होती हुई इकोनॉमी, चाइना के रोल, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और आखिर में इंडिया की ऑयल स्ट्रेटजी तक। आप सबसे पहले ये समझिए कि अमेरिका ने क्या किया है। स्कॉट बेसेंट ने 24 अगस्त को ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटबूस्ट का घोषणा की। इसे उन्होंने ईरान के खिलाफ एक अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक कैंपेन बताया है अपनी तरफ से यूएसए की तरफ। इस कैंपेन में लगभग 60 ईरानियन लिंक जो एंटिटीज हैं उन पर सैंक्शंस और एनफोर्स एक्शंस की शुरुआत हो चुकी है। और इसके अलावा इन्होंने 5 बहुत क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जिनको दोस्तों इन्होंने टारगेट किया हुआ है। उसमें 5 क्या क्या हैं? पहला है डिजिटल एसेट्स, दूसरा है टेक्नोलॉजी, तीसरा है गोल्ड, चौथा है एविएशन और पांचवा है शिपिंग। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझना बहुत जरूरी है, अमेरिका की ताकत सिर्फ ये नहीं है कि वो किसी ईरानियन कंपनी को सैंक्शन कर सकता है या नहीं। अमेरिका की असली ताकत है कि वो दुनिया के बाकी जो देश है उनसे भी ये कह सकता है कि नहीं, कि अगर ईरान के साथ बिजनेस करोगे तो यूएस फाइनेंशियल सिस्टम में तुम्हारी जगह खतरे में पड़ सकती है। यानी ये सैंक्शंस का एक अगला लेवल है दोस्तों, इसे कहते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस। और बेसेंट ने इसमें साफ संकेत दिया है कि जो लोग ईरान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या फाइनेंशियल फैसिलिटेशन करेंगे, उन्हें यूएस डॉलर सिस्टम से बाहर किया जा सकता है, स्विफ्ट से बाहर किया जा सकता है। और उन्हें यह भी कहा कि एक मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक्शन इसी वीक आ सकता है। अब हम आते हैं उन 5 बड़े हथियारों पे जो अमेरिका के पास है। पहला है डिजिटल एसेट्स, और इसको हम क्रिप्टो करेंसी भी कहेंगे। देखिए, जब भी किसी देश के जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल चैनल्स है ना, जब वो बंद हो जाते हैं, डॉलर ट्रांजैक्शंस मुश्किल हो जाते हैं, तो और उसके अलावा अल्टीमेटली क्या होता है कि स्विफ्ट जैसे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल नेटवर्क है उनकी पहुंच सीमित हो जाती है, तो नेचुरली वो कंट्री एक अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम को खोजता है। ईरान ने भी खोजने की कोशिश की और किया भी क्रिप्टो करेंसी में, और डिजिटल एसेट्स जैसे इन सस्ते जो रास्ते हैं उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और कई जगह उन्होंने पेमेंट्स की है क्रिप्टो करेंसी से, और ओपनली ईरान ने कहा है आइए हमारे साथ डील कीजिए और जो पेमेंट होगा वो आप हमको क्रिप्टो करेंसी में दे सकते। अब अमेरिका ये रास्ता भी दोस्तों बंद करना चाहता है। यहाँ मैसेज बिल्कुल क्लियर है
कि भाई साहब डॉलर नहीं, ट्रेडिशनल बैंकिंग नहीं, अल्टरनेट डिजिटल फाइनेंशियल चैनल्स भी नहीं, तो आप करोगे क्या? आपको पंगु कर दिया जाएगा। आप पेमेंट कैसे करोगे? इसको कहते हैं कि मार लगाना डिजिटल एसेट्स में और क्रिप्टो करेंसी। इसके सिवा और कौन सा रास्ता है दोस्तों पेमेंट करने का? ये रास्ता है। दूसरा हथियार जो अमेरिका ने बनाया है वो है टेक्नोलॉजी। ये शायद इस जो सैंक्शंस है उसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि जो पूरी टेक्नोलॉजी है आज के दिन में, ये सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं है, ये केवल सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या क्या होता है अभी देखिए, बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं, क्लाउड सर्विसेज होती हैं, कम्युनिकेशन होता है, एंटरप्राइज सिस्टम्स होते हैं। आप यूएस देखिए, यूएस में क्या क्या है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो तो अमेरिकन है। अगर किसी कंट्री को आप ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से सिस्टमेटिकली काट दिया जाए तो उसका असर वहां की टेक्नोलॉजी कंपनियों पे भी बहुत बुरा पड़ेगा। इसका फर्क बैंकिंग पे भी पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स पे भी पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग से भी पड़ेगा, कम्युनिकेशन पे पड़ेगा और इकोनॉमी में पड़ेगा। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई सॉफ्टवेयर कहीं पर माइक्रोसॉफ्ट पे आधारित है और वो अब माइक्रोसॉफ्ट बंद हो गया, गूगल बंद हो गया, क्या करोगे? कैसे चलाएंगे उस? ईरान के पास अपना कोई सिस्टम तो है नहीं, चाइना के पास अवेलेबल है, इसलिए चाइना ने देखो पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन ना हमारे पास इतना अच्छा है, ना ईरान के पास इतना अच्छा है, तो क्या होगा? और इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज किस स्तर पे स्ट्रिक्ट होगी, इसका अभी पूरा स्कोप सामने आया नहीं है। इसलिए दोस्तों अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि किस में होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितने बंद होंगे, कितने नहीं होंगे। लेकिन ये बहुत क्लियर है कि टेक्नोलॉजी एसेस से प्रेशर बहुत पड़ेगा ईरान के ऊपर। अब इनका तीसरा हथियार क्या है? तीसरा हथियार है गोल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि जब भी डॉलर एसेस मुश्किल हो तो किसी कंट्री के लिए गोल्ड एक बहुत अल्टरनेट सोर्स बन जाता है। किस चीज का? सेटलमेंट के लिए। इसे कहते हैं सेटलमेंट मैकेनिज्म। इसलिए अमेरिका क्या कर रहा है कि अब गोल्ड लिंक जो इकोनॉमिक चैनल्स हैं उन पे भी प्रेशर बढ़ा रहा है। यानी ईरान के पास डॉलर का रास्ता मुश्किल हो जाएगा, क्रिप्टो का रास्ता मुश्किल हो जाएगा, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी का रास्ता मुश्किल हो जाएगा, और गोल्ड का रास्ता भी मुश्किल होगा और उस पर प्रेशर डालेगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि कोई भी कंपनी अगर गोल्ड पे डील करती है ईरान के साथ तो हमारी दुश्मनी ईरान से नहीं होगी, वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये तो तीन हो गई। चौथा क्या है? चौथा है दोस्तों एविएशन। ईरान के जितने सिविलियन एविएशन सेक्टर हैं उस पे अभी तक तो रेस्ट्रिक्शंस की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप ये बताइए, स्पेयर पार्ट्स, एयरक्राफ्ट का जो प्रिक्योरमेंट्स हैं, मेंटेनेंस है, और एविएशन से कई सर्विसेज ऐसे जो होते हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उनसे रिलेटेड होते हैं, और अगर उस पर प्रेशर बढ़ता है तो इसका डायरेक्ट असर आएगा ईरान की एविएशन कैपेसिटी, या मैं कहूं कैपेबिलिटी पे। ईरान कह सकता है कि ठीक है भाई, बोइंग और एयरबस हमको नहीं चाहिए तो रशिया और चाइना से हम एयरक्राफ्ट ले लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे कि एविएशन सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीद लेने का नाम नहीं होता। आपको उसके लिए स्पेयर पार्ट चाहिए होता है, मेंटेनेंस चाहिए होता है, इंश्योरेंस चाहिए होता है, सर्विसिंग चाहिए होता है, ट्रेंड इकोसिस्टम चाहिए होता है, और इंटरनेशनल एविएशन में एयर स्पेस और सर्टिफिकेशन जैसी बहुत बड़ी डिपेंडेंसीज भी होती हैं, ये आपको पता होगा। इसलिए यहां भी प्रेशर का पूरा इफेक्ट आपको धीरे धीरे सामने आ जाएगा, और जो कि बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। अब आते हैं पांचवें इफेक्ट, ये भी बहुत क्रिटिकल है दोस्तों, इसकी है शिपिंग। ये पूरे जो पांचों हमने जो आपको गिनाए हैं एम्बार्गोस, उसमें शायद ये सबसे क्रिटिकल हिस्सा हो शिपिंग का, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है ऑयल ट्रेड। अगर ईरानियन पोर्ट्स, ईरानियन शिपिंग कंपनीज, टैंकर्स, इंश्योरेंस और शैडो फ्लीट पर प्रेशर पड़ता है तो ऑयल को मार्केट तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब पैसे नहीं मिलेंगे तो तुम पहुंचाओगे कैसे, बेचोगे कैसे? और यही वजह है कि घोस्ट शिप्स, आपको पता होगा आजकल काफी ज्यादा चलती हैं, घोस्ट शिप्स और शैडो फ्लीट्स। ये पहले भी चलती थी लेकिन इसके बाद ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि शैडो फ्लीट्स में क्या होता है कि कोई झंडा किसी कंट्री का होता है और एक्चुअली सामान किसी और कंट्री का होता है, और कई होती है घोस्ट शिप्स जिसमें कोई किसी भी कंट्री का झंडा लगा ही नहीं होता है, और वो सिस्टम्स को, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बाईपास करके चल रही होती है। इसलिए रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, उसमें इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि रशिया ने सैंक्शंस से बचने के लिए, आपको पता होगा, शैडो फ्लीट का इस्तेमाल किया था, और आज भी कर रहा है। ईरान भी पहले से ही ऐसे नेटवर्क का इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन अमेरिका अब उसी नेटवर्क को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। यानी आप ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप कीजिए, लेकिन अगर आप उसे लीगली या एफिशिएंटली बेच ही नहीं पा रहे हैं तो ऑयल रिजर्व्स आपको और आपकी इकोनॉमी को बचा नहीं सकते फिर। और यहीं से आता है इकोनॉमी का डोमिनो इफेक्ट।
डोमिनो इफेक्ट आप समझ रहे होंगे, हल्के हल्के इफेक्ट होता है और वो मल्टीप्लाई होता जाता है। अमेरिका की यहाँ पे दोस्तों थिंकिंग बहुत सिंपल है कि ईरान की जो पूरी इकोनॉमी है वो पहले से ही बहुत प्रेशर में है, करेंसी बहुत कमजोर है और नेचुरल है कि इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है वहां पे। अब तो वहां पे ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है कि फ्यूल शॉर्टेजेस है। क्यों? क्योंकि फ्यूल तो है वहां पे, लेकिन वो रिफाइन नहीं हो पा रहा, सिस्टम्स नहीं है, उनके आइटम्स नहीं है, स्पेयर पार्ट्स नहीं है जो रिफाइनरीज होती हैं वहां पे। और उसके ऊपर से अगर आपके पास ये एक तरीके से प्रेशर पड़ता है, फाइनेंशियल सिस्टम पे प्रेशर पड़ता है, टेक्नोलॉजी पे प्रेशर पड़ता है, गोल्ड पे प्रेशर पड़ता है, एविएशन पे प्रेशर पड़ता है, शिपिंग पे प्रेशर पड़ता है और या इन पांचों पे एक साथ प्रेशर आता है तो इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हो। और यहाँ पे अमेरिका को उम्मीद है कि शायद इकोनॉमिक प्रेशर इवेंचुअली पॉलिटिकल प्रेशर में बदलेगा, यानी पहले इकोनॉमी कमजोर होगी, फिर गवर्नमेंट की एबिलिटी टू फंक्शन बहुत कमजोर हो जाएगी और इसके बाद नेचुरल है कि जो पूरी रिजीम है उस पर एक इंटरनल प्रेशर पड़ सकता है ईरान की और वो एक संधि के लिए बाद में मान सकता है। यही वो पॉइंट है जहां पे इकोनॉमिक सैंक्शंस और रिजीम चेंज स्ट्रेटजी के बीच कनेक्शन दिखाई देता है। यानी दोस्तों ये बात बताऊं, यहाँ पे आपको याद हो चाइना के जो एक वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा भी है कल कि ये जो अमेरिका कर रहा है ये गलत कर रहा है क्योंकि इन सेक्शन का कोई लॉजिक नहीं है, ये सैंक्शंस कामयाब नहीं होंगे। मतलब कि चाइना इनडायरेक्ट वे में बताना चाहता है कि हम खड़े हैं। इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है वो है चाइना, क्योंकि दोस्तों अगर चाइना ईरान के साथ खड़ा रहता है तो अमेरिका के लिए ये पूरा इकोनॉमिक स्क्वीज करना काफी मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि असंभव हो जाएगा क्योंकि अमेरिका का पेशेंस वैसे ही खत्म हो रहा है और आप भी जानते हैं चाइना ईरान का सबसे बड़ा ऑयल कस्टमर है और ईरान के लिए एक बहुत क्रिटिकल इकोनॉमिक लाइफलाइन है उसका ऑयल। अगर आप रॉयटर्स को पढ़ें तो रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सैंक्शंस कैंपेन में चाइना लिंक्ड फाइनेंशियल और ट्रेड नेटवर्क्स ये एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं और उनका एक बहुत बड़ा टेस्ट है। अब सोचिए अगर चाइना कह दे कि मैं ईरान से ऑयल खरीदना जारी रखूंगा, ट्रेड जारी रखूंगा और फाइनेंशियल चैनल्स किसी न किसी तरीके से बनाए रखूंगा, तो भाई साहब ईरान को ब्रीदिंग स्पेस तो मिलेगी। लेकिन अगर चाइना पीछे हट गया तो ईरान के लिए पूरी सिचुएशन ड्रामेटिकली बदल सकती है क्योंकि तब सैंक्शन सिर्फ अमेरिका की तरफ से नहीं होंगे, तब ईरान की सबसे बड़ी एक्सटर्नल इकोनॉमिक लाइफलाइन जो ऑयल है, ऑयल भी जो चाइना को दिया जाता है उसमें कमजोरी आ जाएगी और अगर नहीं होता है तो चाइना को फिर बहुत अच्छे रेट में, कम रेटों में ऑयल मिल सकता है क्योंकि ईरान भी जानता है कि भाई साहब ये हमारी लाइफलाइन है, इसके बिना हम चल सकते नहीं। और दोस्तों यही जो चाइना फैक्टर है वो अमेरिका का आज के दिन का सबसे बड़ा डिलेमा, क्योंकि ये बात सोचिए अगर वॉशिंगटन चाइनीज बैंक्स और मेजर चाइनीज कंपनियों पे सैंक्शंस लगाता है तो क्या होगा? ये सिर्फ ईरान चाइना इशू नहीं रहेगा, ये सीधे यूएस और चाइना इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन बन जाएगा। और जो बेसेंट हैं खुद ये कह चुके हैं कि साहब वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को ब्लो अप करना नहीं चाहते और यही वजह है क्या वॉशिंगटन वास्तव में चाइना के खिलाफ उस लेवल तक जाएगा जिस लेवल की जरूरत ईरान की इकोनॉमी को पूरी तरीके से आइसोलेट करने के लिए हो सकती है।